नमस्कार। CEC लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है भारत में लोक प्रशासन में जनता की सहभागिता। सहभागिता का अर्थ है जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, नीतियों के निर्माण में तथा नीतियों के क्रियान्वयन में सहभागिता। जनता के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता किस प्रकार की है, इसको लोक प्रशासन में जनता की सहभागिता कहा जाता है। यह सहभागिता एक निरंतर प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है और इसी के माध्यम से जो जनता है वह सरकार के प्रति के ऊपर, प्रशासन के ऊपर अपना अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किए रहती है और इसी के माध्यम से प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। इसी शब्द को विभिन्न विचारकों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से परिभाषित किया गया है। इसको पार्टिसिपेशन को कोहेन एंड फोक के द्वारा कहा गया कि यह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसमें जनता की सहभागिता बनी रहती है। FOA के द्वारा 1982 में सहभागिता को परिभाषित करते हुए कहा गया कि जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है, जब जनता इसमें स्वयं अपने संगठनों के माध्यम से तथा जो उसके स्वयं के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्रियाकलाप होते हैं उनके माध्यम से वह भाग लेती है तो उसे प्रतिभाग कहा जाता है। प्रतिभाग को जो जनता का सहभागिता है उसको दो माध्यमों के आधार पर देखा जाता है कि जनता कितनी सक्रिय होकर प्रतिभाग कर रही है और उसका स्तर क्या है। इसमें पहले वह व्यवस्थाएं हैं जहां पर जनता की सहभागिता है लेकिन वह एक पैसिव एक्टर्स के रूप में काम करती है, क्योंकि यहाँ पर शासन और प्रशासन के द्वारा जनता को एक ऑब्जेक्ट के रूप में जो उसके लिए कार्य किए जा रहे हैं, व्यवस्था में काम हो रहे हैं, वहां तक उसको इन्फॉर्म करना सीमित होता है। जबकि जो इसका दूसरी प्रक्रिया है वहां पर है कि जहां पर जनता स्वयं मोबिलाइज होकर स्वयं के द्वारा स्टेप उठाते हुए, इनिशिएट करते हुए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़कर इस प्रक्रिया में भाग लेती है तो वहां पर उसकी भूमिका सक्रिय हो जाती है। जो नीति निर्माण की, नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, इसमें भी जनता की सहभागिता बनी रहती है। जनता की सहभागिता दो प्रकार से प्रशासन में होती है। एक प्रशासन में जो सामान्य प्रशासन होता है और दूसरा है जहां पर कि विकासात्मक प्रशासन होता है, क्योंकि सामान्य प्रशासन जो नियामक कार्यवाहियों से संबंधित होता है, क्रियाकलापों से संबंधित होता है, वहीं पर विकासात्मक प्रशासन का अर्थ है कि सरकार के द्वारा समय समय पर जो भी नीतियां विकास के लिए बनाई जा रही हैं वहां पर प्रशासन से अतिरिक्त अपेक्षा बढ़ जाती है कि वह उन विकासपरक योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करते हुए जनता के अधिक से अधिक कल्याण में अपनी सहभागिता बनाए रखेंगे, अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। जहां पर राज्यों के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया है, वहीं पर यह भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि लोक कल्याणकारी अवधारणा जो कि एक बहुत विस्तृत अवधारणा है, इसके में सरकार के द्वारा जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं समाज के, उनके विकास के लिए समय समय पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको लागू करना प्रमुख उद्देश्य होता है और उन्हीं के माध्यम से उनको लागू किया जाता है। जो रेगुलर कार्य होते हैं, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें जनता के पास में जो माध्यम होते हैं और जो विकासात्मक प्रक्रिया में प्रशासन में जो भाग होते हैं उनको भारत के संदर्भों में यदि विश्लेषण किया
किया जाए तो सामान्य प्रशासन में जनता का जो एक प्रशासन में भागीदारी बनी रहती है वह है चुनाव के माध्यम से। जनता चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को भेजती है और उस शासन के माध्यम से उसकी सहभागिता शासन और प्रशासन में बनी रहती है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत में चुनाव की निरंतर प्रक्रिया बनी रहती है। प्रत्येक निर्धारित समय के पश्चात जो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और अब स्थानीय स्तर पर भी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनमें जो चुनाव होते हैं, जनता की प्रक्रिया उसमें निश्चित बनी रहती है। जनता दबाव समूहों के माध्यम से भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करती है। भारत में बहुत सारे ऐसे दबाव समूह हैं, किसानों के, मजदूरों के, उसी के साथ साथ महिलाओं के, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये समूह इस तरीके के हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए हुए हैं। और इन दबाव समूहों की जो भारत में भूमिका है वह है कि वो नीति निर्माण में भी सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाए रहते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। उनके क्रियान्वयन में भी लेकर और उनकी जब मॉनिटरिंग होती है उसमें भी उनकी भूमिका बनी रहती है। पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से भारत में जो सरकार के ऊपर निरंतर एक सहभागिता लोगों की बनी रहती है वह है मीडिया के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, राजनीतिक दलों के माध्यम से। चूंकि राजनीतिक जो भारत में सरकारी दल है वह तो है ही, लेकिन जो शेष राजनीतिक दल होते हैं उनके माध्यम से भारत में जनता अपनी आवाज उठाती है और उन आवाजों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से वह वहां तक अपनी आवाज पहुंचाती है। भारत में सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, प्रशासन के द्वारा जो नीतियां निर्माण में लागू करने में जो क्रियाएं की जाती हैं उनको भी विभिन्न शैक्षणिक माध्यमों से जो संस्थाएं होती हैं उनमें शैक्षिक जगत से जुड़े हुए लोग उन पर चर्चा करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। और इस तरीके के जो शोध संस्थान हैं सरकार के द्वारा भी, यद्यपि बहुत सारे इस तरीके के सरकारी संस्थानों को स्थापित किया गया है, परंतु सरकारी संस्थानों के साथ साथ जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, शोध के संस्थान हैं, वो भी भारत में निरंतर सक्रिय हैं और उनकी यह सक्रियता स्पष्ट रूप से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय समय पर देखी जा सकती है, क्योंकि वह उसमें निरंतर उन गतिविधियों में जो सहभागिता के विभिन्न स्तर हैं उसमें अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर लोक कल्याणकारी अवधारणा को साकार रूप देने के लिए विकासात्मक के कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता रहा है, क्योंकि जो भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिदृश्य है वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के विभिन्न जो मूल्य हैं उनको लागू करने के पश्चात, विभिन्न नीतियों को लागू करने के पश्चात और जो पिछली सदी के अंतिम दशक में आए एलपीजी के परिणामों के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आ रहा है उन परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए जो नीतियां बनाई जाएं वो इस तरीके की होनी चाहिए, या उन्हें जब लागू किया जाए तो उन सारे परिदृश्यों को भी ध्यान में रखा जाए जो समाज में परिवर्तन स्थान ले चुके हैं और ले रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा, सभी सरकारों के द्वारा स्वतंत्रता पश्चात प्राप्ति के पश्चात से निरंतर नीतियों का निर्माण किया जाता रहा है और इन नीतियों के माध्यम से जनता के जहां विकास संभव हो सका है वहां उनकी अवेयरनेस का स्तर भी बढ़ा है। अब जनता नीतियों के निर्माण में भी अपनी सहभागिता बनाए हुए है, क्रियान्वयन में भी, और देखा ये जाता है कि जनता विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत स्तर पर, जहां पर कि वह स्वयं बहुत जागरूक हैं, उनके माध्यम से वह अपनी प्रशासन में अपनी सहभागिता बनाए रखती है। जो स्थानीय स्तर पर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, ये जिन कार्यों को संपादित किया जाता है, वहां पर भी जनता धीरे धीरे अब अपनी भूमिका निभा रही है। भारत में सहभागिता की जो अवधारणा है उसको
को स्वतंत्रता के पूर्व भी देखा जा सकता है कि जो गांधी जी के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे, वो स्वच्छता को लेकर थे, वो ग्राम विकास को लेकर थी, ग्राम स्वराज की संकल्पना थी, वो सारी जो अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं का अंतिम उद्देश्य था कि अंतिम स्तर तक, ग्राम स्तर तक लोगों को सशक्त बनाना, उनको मजबूत बनाना, उनकी नीति निर्माण प्रक्रिया में सहायता करना। क्योंकि जब ग्राम पंचायतों की बात होती है, जिनको कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत किया गया है कि राज्य अपने अपने स्तरों पर ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं, तो यह अवधारणा, गांधी जी के दर्शन, हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम है, जिन्होंने कि उस समय पर लगभग 7 दशकों पूर्व ही इस बात को महसूस कर लिया था, इस बात को रियलाइज कर लिया था कि अगर भारत में विकास को सुनिश्चित करना है, प्रशासन को प्रभावी बनाना है, तो ग्रामीण स्तर तक कार्य करना होगा। और उसी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए भारत की नीति निर्देशक तत्वों में जो व्यवस्था की गई है, उसका उद्देश्य भी यही है। स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में सरकार के द्वारा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों का विकास करना था, उसके विकास कार्यक्रम का पूरा करने के लिए जब जो निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जब उनको अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया, तो उसी दृष्टि में एक और कार्यक्रम 1953 में आरंभ किया गया, जो स्टार कार्यक्रम था। लेकिन उसके पश्चात भी यह महसूस किया जाने लगा था कि स्थानीय स्तर पर जनता की सहभागिता के अभाव के कारण, उन मुद्दों पर जो स्थानीय स्तर हैं उनको कंसीडर ना किए जाने के कारण ये सामुदायिक कार्यक्रम उतने सफल, उतने परिणाम नहीं दे पा रहे हैं जिन अपेक्षाओं को लेकर उनको आरंभ किया गया था। इसी को देखते हुए भारत में जो बलवंत राय समिति का गठन किया गया था, उसका उद्देश्य भी यही था कि इस कार्यक्रम की जो असफलता रही है या जो उसकी सफलता में कमी रह गई है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से जनता की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने इस बात को स्पष्ट रूप से अपनी सिफारिशों में कहा कि इसका जो एक कारण था वह था कि स्थानीय स्तर पर जनता की उन जो नीति, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था, उसमें जनता का सहभागिता नहीं थी। वो सरकारी मशीनरी के द्वारा लागू किए जा रहे थे, तो सरकारी मशीनरी के द्वारा लागू किए जाने के कारण उनकी जनता के द्वारा जो ग्राह्यता थी उसमें कमी रही। उसी कमी का परिणाम था कि जो अपेक्षित लक्ष्य था, सरकार उससे दूर रही। उसके पश्चात सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारी समितियों का गठन किया गया कि किस तरीके से स्थानीय स्तर पर संस्थाओं को मजबूत किया जाए, पंचायतों को गठित किया जाए, उन्हें सुदृढ़ बनाया जाए। इस दिशा में विभिन्न राज्यों के द्वारा पहले ही प्रयास किए जा चुके थे और अपने अपने स्तर पर राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका था। इसी के परिणाम स्वरूप इसको एक रूपता प्रदान करने के लिए तथा साथ ही साथ जो लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने के लिए भारत में जो 73rd संवैधानिक संशोधन है, वह एक महत्वपूर्ण कदम है जो स्थानीय स्तर पर लोगों की राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करता है। यह संवैधानिक संशोधन भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात के जो दशक हैं उनमें एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसने न केवल स्थानीय स्तर पर लोगों को सशक्त किया है बल्कि जागरूक किया है, उनकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, उनको लागू करने में उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसी के माध्यम से जो
जनता की सहभागिता थी, जो उससे पूर्व एक सीमित वर्ग तक सहभागिता बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि सहभागिता बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो बहुत सीमित थी, उसका दायरा सीमित था, वह विशेष वर्गों तक ही सीमित थी। लेकिन इस संवैधानिक संशोधन में जो आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस आरक्षण की व्यवस्था के कारण स्थानीय स्तर पर अब ये वर्ग भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। यह सहभागिता केवल ग्राम पंचायतों में या जिला स्तर तक की जो संस्थाएं हैं उनमें केवल सदस्यों के रूप में ही नहीं, बल्कि जो चेयरमैन के पद हैं, जो अध्यक्ष के पद हैं, उनमें भी इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया है। उसी का परिणाम है कि अब स्थानीय स्तर पर सभी की लगभग समान रूप से सहभागिता सुनिश्चित हो रही है। और इसी का परिणाम ये भी देखने को आ रहा है कि कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को, जो 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको अब 50% तक भी बढ़ा दिया है। इसी का परिणाम है कि अब स्थानीय स्तर पर ये जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें जनता की सहभागिता आरक्षित सीटों के साथ साथ जो खुली हुई सीटें हैं, ओपन सीट्स हैं, उन पर भी वो आगे आ रहे हैं। और यह वर्ग न केवल स्वयं सशक्त हो रहा है, जागरूक हो रहा है, बल्कि ये दूसरे वर्गों को भी सशक्त कर रहा है और शेष समाज के लिए भी टॉर्च बियरर का काम कर रहा है। तो भारत में जो ये संस्थाएं बनी हैं, उन्होंने जनता की सहभागिता को सुनिश्चित किया है और उनके माध्यम से दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जनता को सुनिश्चित करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वह है जनता के पास सूचनाओं का होना। आखिर ये जनता के पास सूचनाएं कैसे आए, कौन से ऐसे माध्यम हो जिनसे कि जनता को सूचनाएं उपलब्ध हो सके। इसी माध्यम को, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए या लोगों के द्वारा समाज में जो भारत में निरंतर मांग उठ रही थी सूचना के अधिकार की, तो भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह निश्चित कर दिया गया है कि जनता जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। और इस जो भी संगठन है, जो सरकारी संगठन है, वह उन सूचनाओं को प्रदान करने के लिए बाध्य है। और अगर किसी दशा में उन सूचनाओं को उस अवधि में प्रदान नहीं किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो पनिशमेंट है, दंड की व्यवस्था भी की गई है कि उनको जो पदाधिकारी हैं सूचनाओं को देने के लिए बाध्य हैं, उनको दंडित भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो भारत में और व्यवस्थाएं की गई हैं, विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, विभिन्न संस्थाएं बनाई गई हैं, उन संस्थाओं का उद्देश्य भी यही रहा है कि उनके माध्यम से ये इनके जो लक्ष्य है सहभागिता का, उसको सुनिश्चित किया जाए। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से जनता ने सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, जो बहुत दिन से हमारा एक जिसकी प्रतीक्षा जनता को थी, लोकपाल एवं लोकायुक्त को स्थापित करने की, उसके लक्ष्य को भी प्राप्त किया। तो वो भी जनता का एक हम कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो जनता की सहभागिता थी, उसी के माध्यम से इसको प्राप्त या इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। यह भी एक भारत में महत्वपूर्ण कदम रहा है, जो भारत में जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं, विभिन्न कोऑपरेटिव सहयोगी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, युवक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, और बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो स्वयं आकर इस तरीके की गतिविधियों में अपनी सहभागिता बनाए रखते हैं। उसने प्रशासन में उनकी सहभागिता को निरंतरता प्रदान की है। इसके माध्यम से जो केंद्र हैं, युवक केंद्र हैं, या और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पर इस तरीके के दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल हैं, वहां पर ये संगठन बहुत ही प्रभावी भूमिका को निभा रहे हैं। और उसी प्रभावी भूमिका का परिणाम है कि अब उनकी सहभागिता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
वर्तमान के दशक में यदि जनता की सहभागिता का वर्णन करें या उसका विश्लेषण करें तो इसमें और वृद्धि दिखलाई दे रही है। वृद्धि का कारण है कि सरकार के द्वारा अब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बहुत से ऐसे क्रियाएं आरंभ की गई हैं जिनके माध्यम से जनता जो है वो सरकार से और ये प्रशासन से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। सरकार के द्वारा एक जैसे माई गॉव करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। यह प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जिससे जनता और सरकार एक दूसरे से दोनों जुड़े रहते हैं, एक संवाद बना रहता है, निरंतरता बनी रहती है। संवाद प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जो आमने सामने है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये निरंतर बना रहता है कि जहां पर जनता अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जो उसकी क्वेरीज हैं उनको, उसकी जो और आवश्यकताएं हैं, क्षेत्र आधारित मांगे हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो इस पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकती है। सरकार तक पहुंचाने का के पश्चात इनका सरकारी मशीनरी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इनका विश्लेषण किया जाता है और उसके पश्चात सरकार के द्वारा नीति निर्माण में, नीतियों के क्रियान्वयन में उसके लिए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्लेटफॉर्म को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया गया है कि बहुत सारे क्षेत्र बना दिए गए हैं। अगर कहीं को सफाई का है, कहीं को विकास का है, ग्रामीण विकास का है, तो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे अवसर उपलब्ध हैं जहां पर जनता शासन प्रशासन के बीच में निरंतर संवाद की जो स्थिति है उसने जनता को सशक्त किया है और जनता को अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने में भी सरलता प्रदान कर दी है। इसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट में ई शासन के तहत जो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं वो भी बहुत प्रभावी हो रहे हैं। ये ई शासन में जो सरकार के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार जो जनता तक पहुंच रही है वहां पर उसको अपने फीडबैक देने का भी अवसर उपलब्ध होता है। वही फीडबैक जनता को जो उसके विचार है, जो उसका अभिमत है, जो वो कहना चाहती है वहां तक वो उसको पहुंचा रही है। भारत में सिटीजन चार्टर के भी एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है जो जनता को जो संस्थानों के द्वारा जो उनके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, जो सेवाएं हैं उनको वो जनता तक पहुंचाती है और जनता उनके माध्यम से अवगत रहती है। और अगर कहीं उसको उनके द्वारा जो दर्शाया जाता है, जो स्पष्ट किया जाता है, उसमें अगर कहीं कमी रहती है तो उन संस्थाओं को वो फीडबैक के माध्यम से अपना मत वहां तक पहुंचा सकती है। इसी के साथ साथ जो वर्तमान समय में जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं सुशासन की दिशा में, क्योंकि जो वर्तमान सरकार का एक प्रथम उद्देश्य है सिटीजन फर्स्ट, या इसको दूसरे शब्दों में कहें सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। इस सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच ने आज जनता को केंद्र में ला दिया है और केंद्र में लाने का अर्थ यह हो रहा है कि जो अब नीतियां बन रही हैं, जो नीतियों को लागू किया जा रहा है, जनता की सहभागिता भी इसमें ऑटोमेटिक बढ़ रही है। जनता जागरूक हो रही है, उसके हाथ में जो ऐप हैं उन ऐप के माध्यम से और यह सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, या उसी के साथ साथ जनता को और सुविधाएं, सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनको भी हमने देखा है कि जनता किस तरीके से अब मुखर रूप में शासन प्रशासन में अपनी सहभागिता बढ़ा रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो उसकी भूमिका है उसका क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। जहां पहले वो है केवल एक क्लाइंट के रूप में सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं, सेवाएं उसे प्रदान की जाती थी उसे वह स्वीकार करती थी कि उसके लिए नीतियां बनी हैं, उसे उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन वर्तमान में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हो चला है। अब जनता एक क्लाइंट मात्र नहीं है, एक कस्टमर नहीं है वो, बल्कि वह जनता अब अपने उसके जो इनिशिएटिव्स हैं, सरकार का जो उसे सहयोग मिल रहा है, उनके माध्यम से वह आगे बढ़कर उसके लिए नीतियां कैसी बने,
जो उसका डाटा सरकार को उपलब्ध कराना, उसी के साथ साथ जब नीतियां लागू की जाएं तो प्रशासन उन नीतियों को किस तरीके से जनता के स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों के माध्यम से, स्वयं जनता के माध्यम से उन्हें मिलकर कैसे लागू करे, जिससे कि उसके जो रिजल्ट्स हैं, जिसके परिणाम हैं, वो बेहतर आ सके। और भारत में स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई हैं, वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। और सरकार के द्वारा जो इस तरीके के पोर्टल बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐप आरंभ किए गए हैं, डिजिटल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इनके माध्यम से तो अब जनता हमेशा प्रशासन से जुड़ी हुई है। अगर जनता के द्वारा किसी भी पोर्टल पर देखा जाता है कि कोई समस्या या कोई क्वेरी दिखाई जाती है, तो कभी कभी तो बहुत कम समय लेते हुए ही सरकार के द्वारा उस पर तुरंत कार्यवाही भी की जाती है और उसकी जिज्ञासाओं को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी मांगों को पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है। पर इसी के साथ साथ भारत जैसे विशाल देश में, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत दुनिया का एक बड़ा देश है जहां पर लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, और निरंतर इस प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सभी सरकारों के द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं और निरंतर प्रयास जारी हैं। लेकिन उसके लिए जो एक व्यवस्था है कि किस तरीके से इसे और थोड़ा बेहतर किया जा सकता है, कुछ जो पूर्व शर्तें होती हैं जनता की सहभागिता प्रशासन में सुनिश्चित करने के लिए, उस पे थोड़ा कार्य करने की अभी आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही ये पूर्व आवश्यकताएं, प्री कंडीशंस पूरे हो जाएंगी तो जनता की सहभागिता स्वयं ही ऊपर हो जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि शैक्षिक स्तर है, शैक्षिक स्तर अगर लोगों का बढ़ेगा, लोग जागरूक होंगे, क्योंकि शैक्षिक स्तर प्राप्त करने के बाद वो स्वयं शिक्षित हो जाएंगे, और वो जब स्वयं शिक्षित होंगे तो वो दूसरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। निश्चित रूप से जो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जहां 18% का हमारा साक्षरता दर थी, वो अब 70 से ऊपर आ गई है, तो इस दिशा में बहुत सफलता मिली है। लेकिन अभी और इसको सफल बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं के साक्षरता दर जो अभी भी पुरुषों की अपेक्षा कम बनी हुई है, उसको में और भी कार्य करने की आवश्यकता है, उसको ऊपर आने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज के दोनों वर्ग एक साथ मिलकर, क्योंकि दोनों ही लगभग आधी आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, अपनी सहभागिता बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगी। पारदर्शिता को जो हमारा सूचना का अधिकार है, उसके माध्यम से बहुत कुछ हद तक व्यवहारिक बना दिया गया है। लेकिन प्रशासन में जो पारदर्शिता है, उसमें अभी और वृद्धि की आवश्यकता है, जिससे कि उस प्रक्रिया जब वह सफल हो जाएगी तो जनता जो है प्रशासन से जुड़ जाएगी, प्रशासन की चीजें उसके पास में सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी, और जो एक इंफॉर्मेशन रहेगा, सूचनाओं का बना रहेगा, प्रवाह बना रहेगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, उससे जनता लाभान्वित होकर और अधिक सशक्त होकर इन सहभागिता को में और अधिक वृद्धि होती चली जाएगी। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ है, उसने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है, लेकिन इसको और प्रभावी बनाते रहना चाहिए और मजबूत बनाया जाए इन संस्थाओं को और अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि वह अपने अपने क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकें। जनता के लिए राजनीतिक संगठनों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक सभाओं के माध्यम से पीपल टू पीपल कांटेक्ट करके लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें ट्रेंड भी किया जाए, उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाए। भारत में जनसंख्या के बड़े से बड़े भाग तक उन सुविधाओं को, सेवाओं को पहुंचाने के लिए, उन्हें लाभान्वित करने के लिए प्रक्रियाओं को और सरल किया जाए, जिससे सभी लोग उससे अधिकतम लाभान्वित हो सकें। विकास प्रशासन को दृष्टिगत रखते हुए यह भी आवश्यक हो जाता है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वह भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, विकासोन्मुख होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जनता के विकास के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न नीतियों
नीतियों का निर्माण किया जाता है, तो उनको लागू करने के लिए एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा, एक ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जाए जो लचीली हो, जनता के प्रति यह मशीनरी संवेदनशील हो और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने की हमेशा प्रयास करती रहे, जिससे कि प्रशासन एवं जनता जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनका जो परिणाम है वो और अधिक बेहतर आ सकेगा। जनता को समय समय पर, क्योंकि भारत में जो अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग है वो राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है, वो केवल वोट करने तक अपना कार्य समझता है, प्रतिनिधियों को चुनने तक समझता है, या कभी कभी वो राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेता है, लेकिन उसको यह बताने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है कि नीतियां जो बनेगी, जिन पर कार्य किया जाएगा वो उन्हीं के लिए बन रही हैं। तो जब उन्हीं के लिए बन रही हैं तो वो आगे के ये बताएं कि जैसे उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, क्या वो अपने क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं, अपने राज्य के लिए क्या चाहते हैं, अपने देश के लिए क्या चाहते हैं, किस प्रकार की नीतियां बने, उसको और व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। यद्यपि वर्तमान में सरकार के द्वारा अब बहुत सारे ई साधनों के माध्यम से इस तरीके के फीडबैक की व्यवस्था है, जहां पर कि नागरिक अपने जो उनकी मुद्दे हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसको और प्रभावी बनाने के लिए, जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए जहां पर सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए जाने चाहिए, प्रशासन को लचीला होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और जनता को अपना भागीदार बनाना चाहिए, वहीं पर जनता को भी स्वयं जागरूक होकर, और जो जागरूक हैं उन्हें दूसरों को जागरूक करके अपने साथ लेकर चलकर विभिन्न जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो वॉलंटियर्स स्वैच्छिक संगठन हैं, उनके साथ मिलकर, जो एक एकेडमिक जगत है उसके साथ मिलकर, इन सबको मिलकर एक अंग के रूप में करना चाहिए, जो कि लोक प्रशासन में, जिससे जनता की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी और जनता की सहभागिता के परिणाम स्वरूप सभी के सामूहिक प्रयासों से जो लक्ष्य निकल कर आएंगे वो सरकार को जनता को लिए जो विकासात्मक योजनाएं बनाई गई हैं उनका लाभ पूर्ण रूप से पहुंचा सकेंगे। इससे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी, स्थानीय स्तर की संस्थाएं मजबूत होंगी और जो हमारा लक्ष्य है सुशासन को प्राप्त करने का, जिसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जनता की सहभागिता उसमें एक महत्वपूर्ण कारक है, उसके लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकेगा। धन्यवाद।